कहानी है ऐसी कि एक फौजी एक पूरी आर्मर्ड डिवीजन से भिड़ गया। सोचिए दोस्तों, ये कहानी है एक आरसीएल गन पे तैनात CQMH अब्दुल हमीद की, जिन्होंने इस जीप पे बैठकर 8 पाकिस्तानी टैंक बर्बाद करे, पैटर्न टैंक बर्बाद करे और 1 आर्मर्ड डिवीजन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी का रुख मोड़ दिया। ऐसी कई वीर गाथाएं हैं इस सेंटर में दोस्तों। It is the greatest honor and privilege of my lifetime that I am able to stand next to the jeep of CQMH अब्दुल हमीद। दोस्तों, इनकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। मैं कहानी सुनाऊंगा आपको मेजर होशियार सिंह दहिया की। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा योगेंद्र यादव साहब की, कारगिल के हीरो, द टाइगर ऑफ टाइगर हिल। दोस्तों, द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो एक टीवी सीरियल चलती थी, बड़ी मशहूर, और उसको कहते थे परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो टीवी सीरीज थी, वो सारा कुछ दिखाया था कि किस प्रकार से पीवीसीज ने वो बहादुरी दिखाई और परमवीर चक्र विजेता बने। लेकिन उसमें एक कहानी थी जो मेरे दिल और दिमाग में बिल्कुल समा गई और आज तक मैं नहीं भूला वो कहानी। वो कहानी थी CQMH अब्दुल हमीद की। मेरे साथ हैं मेजर विशाल चंदेल और वो बताएंगे इस पूरी कहानी के बारे में। इस वक्त हम ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर में हैं। मेजर चंदेल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। वेलकम टू द ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर। थैंक यू मेजर चंदेल। अच्छा मेजर चंदेल, बताइए, ये जो है, ये फील्ड गन है, ये कौन सी फील्ड गन है और इस फील्ड गन को आपने क्यों लगा रखा है यहाँ पे, इसका महत्व क्या है? सर, ये एक्चुअली 105 mm फील्ड गन है जी। ये पूरा आप सेटअप देखेंगे तो ये 1965 की असल उत्तर लड़ाई का पिक्चोरियल डिपिक्शन किया गया है। अच्छा। जहां पर मेरे दाहिने 105 mm फील्ड गन है जिसने एक्चुअल 1965 की लड़ाई में फायर सपोर्ट प्रोवाइड किया। ये वही ओरिजिनल गन है 1965 की सर, असल उत्तर सर, द फेमस बैटल ऑफ असल उत्तर सर। जबरदस्त। अच्छा, ये गन है, तो इस गन ने सपोर्ट दिया था सर। और वो जो टैंक है वहां पे, उस टैंक की क्या कहानी है? इसकी बैरल नीचे है, इसका मतलब है कैप्चर्ड है सर। exactly. ये दुश्मन का टैंक है। दुश्मन का इतना तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन बाकी स्टोरी मेजर चंदेल आप ही मुझे बताएंगे। चलिए। जैसा कि सर मैंने बताया कि ये 1965 की लड़ाई को चित्रित किया गया है जी। ये एग्जैक्ट टैंक जो आप सामने देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी 1 आर्मर्ड डिव का M40 पैटर्न टैंक है, जो कि 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हामिद ने बर्बाद किया था जी। ये अभी यहाँ पे ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर में एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन रखा गया है। इसकी बैरल नीचे है, जो कि साफ साफ ये डिपिक्ट करता है कि ये टैंक बर्बाद इंडियन आर्मी द्वारा किया गया है और कैप्चर्ड इंडियन आर्मी द्वारा किया गया है। ये है पाकिस्तान का मशहूर पैटर्न टैंक। अच्छा, दिस इज द टैंक। अच्छा, वो दिखाया गया है कहाँ पे? RCL से मारा था जो सर। अच्छा दोस्तों, बड़ा गुमान था पाकिस्तान को, अमेरिका ने ये टैंक दिए थे और इसके ऊपर चढ़ के पाकिस्तानियों ने सोचा कि हम हिंदुस्तानियों को, भारतीय फौज को रौंद देंगे। बात है असल उत्तर की, बात है खेमकरन सेक्टर की, बात है 1965 की लड़ाई की, जब अकेला CQMH अब्दुल हमीद, one individual stood against a complete armored division of the Pakistan Army। ये कुछ कहानियां हैं कि अगर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, भी मेजर चंदेल आपको और बताएंगे, आप सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है कभी। ये किसी भी इंसान के तसव्वुर, किसी भी इंसान की सोच के परे ऐसी वीरता की कहानियां हैं। 8 टैंक उन्होंने उड़ाए, बर्बाद किए थे। 8 टैंक, 8 पैटर्न टैंक सिंगल CQMH अब्दुल हामिद ने अपनी RCL माउंटेड ऑन जोंगा जीप से उड़ाए थे। And this is one of the 8. This is so wonderful। दोस्तों, ये बचपन की कहानियां हैं जो हमने स्कूल में जब हम थे तब हम टीवी पे हमने सुनी थी, और तब हमें अंदाजा नहीं था, हमें पता था कि बहादुरी का काम हुआ है, लेकिन बच्चे थे, ये अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा कारनामा कोई एक इंसान कर सकता है। हमने कहानी पढ़ी थी स्कूल में, वीर शहीद अब्दुल हमीद। तो आज ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर पे एक बात बताइए मेजर चंदेल,
जिस जीप से, जिस आरसीएल जीप से उन्होंने बर्बाद करा, सर वो जीप दिखाइए हमें। बिल्कुल सर, मैं अभी आपको वो जीप, वो आरसीएल गन जिससे अब्दुल हामिद ने, ओरिजिनल गन जिससे अब्दुल हामिद ने 8 पैटर्न टैंकों को सिंगल हैंडेडली बर्बाद किया था जी, उसको दिखाता हूँ। ये जीप, ये आरसीएल गन अभी भी कंप्लीटली ओरिजिनल स्टैंडर्ड में सर्विसेबल कंडीशन में ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर ने रखी हुई है। एंड दिस इज द वन, सर। ना आई विल शो यू सर। इसमें आप एक्चुअल में अगर ध्यान से देखेंगे तो जो दुश्मन का पैटर्न टैंक का राउंड हिट हुआ था, उसको मार्क किया गया है। यहाँ से एंटर होके अपोजिट डायरेक्शन में आउट हुआ था, जिसमें सीक्यूएमएच अब्दुल हामिद वीर गति को प्राप्त हुए थे। आप ध्यान से आरसीएल को अगर देखेंगे तो इस पर दुश्मन का हैवी मोटर फायर, टैंक फायर और एचएमजी फायर, जिसके निशान अभी भी आरसीएल गन पर मौजूद हैं। अच्छा, क्या ये जीप चलती है? इज इट अ सर्विसेबल जीप? यस सर, ऑफ कोर्स ये एग्जैक्टली ऑपरेशनल है सर। एज ऑफ नाउ ये जीप, ये आरसीएल गन दोनों ऑपरेशनल है सर। तो आप एक बात बताइए मेजर चंदेल, क्या हम इसमें बैठ सकते हैं? सर प्लीज सर। इट विल बी एन ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम उस जीप में बैठना जो जिससे सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद ने 8 टैंक उड़ाए थे, एंड ही इज सच अ लेजेंड, सच अ हीरो। मैं आपको एक और बात बताऊं, देयर इज अ सर्टेन रोमांस अबाउट सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद। भारत के लोगों का ना एक दिमाग में एक चीज है कि एक इंसान खड़ा होके, कैन यू इमेजिन, 1 मैन अगेंस्ट 1 आर्मर्ड डिवीजन सर, और रोक देता है वो। एग्जैक्टली सर, है ना? इवन टू इमेजिन सच अ थिंग इज, बट ही डिड इट, एंड दिस इज द लिविंग प्रूफ। चलें फिर? यस सर प्लीज। चलिए आप चले। दिस इज अ लेफ्ट हैंड ड्राइव, दिस इज एन ओरिजिनल अमेरिकन विलीज। आई थिंक इट इज अ लेफ्ट हैंड ड्राइव जीप, एंड चलिए। So Major Chandil, this is the original Jeep, हाँ? सर, ये वही ऐतिहासिक जीप है सर, जिसमें उस समय 1965 में असल उत्तर की लड़ाई में सीक्यूएमएच अब्दुल हामिद जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ बैठकर एक एक कर दुश्मन के पैटर्न टैंक्स को बर्बाद कर रहे थे। 1965 में खेमकरन सेक्टर में सीक्यूएमएच अब्दुल हामिद एंटी टैंक टीम कमांडर थे जी, जिसमें उन्होंने दुश्मन के 8 पैटर्न टैंक्स को बर्बाद किया और 9वें को एंगेज करते समय वह वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत उन्हें असाधारण कार्यकुशलता और ब्रेवरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो एक बात बताइए, ये जो दिस जीप इज ऑब्वियसली वेरी वेरी ओल्ड, 1965 में तो ये लड़ाई में थी, लेकिन ये जीप तो उसके पहले की भी होगी, तो इसको मेंटेन करा किस तरीके से? इसका इंजन चेंज करा या कुछ? सर, ये जीप एग्जैक्टली वही जीप है जो सीक्यूएमएच अब्दुल हामिद ने 1965 में इस्तेमाल की थी जी। इसको अभी तक सर्विसेबल कंडीशन में बनाए रखने के लिए द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर ने काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसकी बदौलत अभी भी ये आप देख सकते हैं जी कि परफेक्ट रनिंग कंडीशन में है। ये तो हिस्ट्री है, पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री सर, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। यस, पार्ट ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, नॉट जस्ट द ग्रेनेडियर्स बट पार्ट ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। तो भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी चीज है ये। मोरोवर सर, ये जीप अभी भी पूरी इंडियन आर्मी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर में रखी गई है जी। इसी को देखकर यहाँ पे जो ट्रेनी अग्निवीर हैं वो प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में, अपने सैनिक जीवन में और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब देखिए ना, प्रेरणा भी कैसी। आप देखिए वहाँ पे एक जगह आप बात कर रहे हैं वीर शहीद अब्दुल हमीद की सर, फिर मेजर होशियार सिंह दैया, फिर उसके बाद अपने योगेंद्र साहब, लिविंग पीवीसी। इंडीड सर, इट इज द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट। हाँ, चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं ग्रेनेडियर्स के म्यूजियम में और यहाँ पे हम मेजर चंदेल को धन्यवाद कहते हैं और दिस इज ट्रूली स्पीकिंग लेडीज एंड जेंटलमैन द ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम कि ऐसा मौका मिला कि
उस जीप को हम हाथ लगा रहे हैं, उस जीप पे बैठे हैं जिसको चला के, जिसकी ये आरसीएल गन ऑपरेट करके CQMH अब्दुल हमीद ने 8 पाकिस्तानी टैंक उड़ाए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं अब ग्रेनेडियर्स का म्यूजियम। एंड दिस इज फॉर गुड लक, दिस इज आवर लकी चार्म। दोस्तों ये जीप, अब हम जीप को अलविदा कहते हैं। ये देखिए, लुक एट दिस, यहां पे पाकिस्तानी एक फायर हुआ था यहां पे, और यहां पे CQMH अब्दुल हमीद बैठे थे, यहां पे फायर हुआ था। अब इस जीप को हम गुड बाय कहते हैं फिलहाल के लिए, और हम आ गए हैं ग्रेनेडियर्स के म्यूजियम पे, और यहां पे हमारे साथ मेजर आदित्य कलसोत्रा। जय हिंद मेजर कलसोत्रा, हाउ आर यू? ऑल गुड सर। एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारी शो पे आने के लिए, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। आपका म्यूजियम 3 PVCs है ना? It's such a big thing, such a matter of huge honor for not just the Grenadiers, but I think for the entire Indian Army, for India, that ऐसे हमें संग्रहालय, ऐसे म्यूजियम को देखने का मौका मिल रहा है। एंड प्लीज लीड, वील फॉलो यू। ये है हमारा सर एंट्रेंस म्यूजियम का सर, जहाँ पे सेंटर में ये हमारा इंसिग्निया जो कि ग्रेनेड है सर, हाँ, वो प्लेस्ड है, जिसके ऊपर ये हमें 17 फ्लेम्स हैं सर। अच्छा। जो कि शुद्धता का प्रतीक है सर। ओके सर, उसके बाद सर दीज 2 आर द जापानीज World War II कैप्चर्ड मशीन गन सर। नंबो सर, जो हमने यहाँ डिस्प्ले कर रखी है। कैप्चर्ड बाय 4 Grenadiers in the Battle of Mektila. Yes. Lovely. And 4 Grenadiers of the same unit that fought the Battle of Asal Uttar also. Yes. हर जगह है, Yes. हर जगह, हर मैदान पर हर जगह है सर। हर जगह। उसके बाद सर इस वॉल पे ये हमारे सारे प्री इंडिपेंडेंस अवार्ड्स, जिसमें स्पेशली 5 विक्टोरिया क्रॉस हमारे पास हैं सर। 5 Victoria Crosses. यस। Victoria Cross was the ultimate award before the British PVC Army. came Yes. in. That was the हाईएस्ट बैटल ऑनर इन द ब्रिटिश आर्मी। in the British Army, Yes. the Victoria Cross, and that was, फिर उसको रिप्लेस करा 1947 के बाद परमवीर परमवीर चक्र। चक्र सर। So that is Victoria. So you have 5 Victoria Crosses, and you have 3 PVCs. Yes. And on that wall sir we have the post independence awards, जी, परमवीर चक्र 3, जिसमें 3 परमवीर चक्र and 2 अशोक चक्र being the highlight sir। CQMH अब्दुल हमीद, मेजर होशियार सिंह, now late Colonel, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर। अच्छा, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन। अशोक चक्र 2 हैं आपके पास। Yes. लेफ्टिनेंट राकेश सिंह, 22 ग्रेनेडियर। Both are from 22 grenadiers। ओहो, you have one unit that has got 2 Ashok Chakras. Yes. Bravest of the brave again sir, they've got the। Of course, Yes. of course, no doubt. महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, 1962 की लड़ाई, 4 ग्रेनेडियर्स। Sir। 4 Grenadiers has got a PVC, 4 Grenadiers got a महावीर चक्र also. Yes। And battle honor Mektila and Jarpal। Jarpal. Yes। Rich history। Wow. And so then these are the old insignias which have now become this grenade sir। अच्छा। All the 5 that have been transformed and Bombay Grenadiers. Yes, sir। वहाँ से शुरू first होता है 12 ना? Bombay grenadiers। हाँ। Yes sir। It says 1788. 1788 sir। 1788. Yes sir। Then 1801 sir। Then 1903, 1922, and 1957 we got the present insignia। Insignia ना? Yes। That is the story of the insignia of the Grenadiers Regiment. मुझे एक बात आपसे पूछनी है अबाउट द बैटल ऑफ जरपाल। आपने मेंशन करा अभी। Yes. मुझे बैटल ऑफ जरपाल के बारे में बताइए। Sir। बिकॉज मेजर होशियार सिंह दैया अगेन अ लेजेंड, Yes. बट बैटल ऑफ जरपाल के बारे में शायद लोग इतना ना जानते हों। वो जो था, उन्होंने अटैक करा, लाहौर पे हमला हुआ, काउंटर अटैक करा पाकिस्तानियों ने, और फिर उस काउंटर अटैक को किस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से, यहाँ पे मैं देख भी रहा था कि देयर इज, ये देखिए साहब, दिस इज द पास्ट ऑफ मेजर होशियार सिंह 1971। द एनिमी काउंटर अटैक्ड अगेन एंड अगेन। यस सर, तो इसमें क्या हुआ था जब 1971 में आफ्टर कैप्चरिंग जरपाल एंड जी। व्हेन दे वर डिफेंडिंग इट, जी, तो उस टाइम पर इन पे
न्यूमरस काउंटर अटैक्स ऑफ बोथ आर्मर एंड इन्फेंट्री। जी। दोनों ने अटैक करा, जो कि चार्ली कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सबको विफल करा। उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी सर। और मेजर होशियार सिंह ने सबसे जो बात कही थी उस टाइम पर जब पहला अटैक आया था सर, तो मेजर होशियार सिंह ने अपने बंकर से बाहर निकलकर अपने ट्रूप्स को लीड करते हुए कहा था सबको कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है, जिससे उनके ट्रूप्स इतने मोटिवेट हो गए, बेशक उन्हें कितना भी कैजुअलिटी उठाना पड़ा, बट उन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी सर, जिससे पाकिस्तान के ट्रूप्स बिल्कुल ही डिमोरलाइज हो गए और उन्होंने खुद ही रिट्रीट कर लिया और जरपाल हमारे पास आ गया। उसी उनके the COs also KIA Yes. killed in action। हाँ जी, और उनके CO की वो जीप का रेप्लिका हमारे मेन ऑफिस में भी है सर, जिसको हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, you have the CO's jeep also? Yeah, that CO's jeep was captured अच्छा, by you? them. Yes sir. So you have kept it outside Sir. the commandant's office, ना? चलिए, what legendary stories and what legendary heroism। सर ये तो आ गए हमारे 2 PVC सर। हाँ। अब एक ऐसी स्टोरी जो कि आज के समय में आई थिंक सबको पता होगा, क्योंकि ये हमारे सामने ये युद्ध हुआ सर। बिल्कुल। जो कि कारगिल वॉर में कहते हैं बैटल ऑफ टाइगर हिल सर। यस। और सर उस इलाके में टाइगर हिल एक ऐसी प्रोमिनेंट पीक है, आप द्रास में कहीं भी है सर, वो एक पीक आपको अलग से ही दिखता है सर। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर 1999 के कारगिल युद्ध में 18 ग्रेनेडर्स को टास्क मिला था टाइगर हिल कैप्चर करने के लिए सर। ओके। 16,500 फीट की ऊंचाई पे एनिमी ने अपने बंकर बना के उनको मजबूती से एम्यूनिशन वगैरह के साथ रखा था जी। उस समय 18 ग्रेनेडर्स की घातक प्लेटून को टास्क मिला कि जो वहाँ की खड़ी चढ़ाइयाँ चढ़ के उस टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए, उसमें आप अगर सर जानते हो योगेंद्र सिंह साहब उस टाइम पर 20 साल के थे सर। सिर्फ उन्होंने 20 साल की उम्र में एक ऐसा कार्य करा जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने उन खड़ी चढ़ाइयों पर बिना किसी रोप फिक्स करे हुए जी, और पाकिस्तान की हैवी मशीन गन के फायर के बीच आते हुए जी, उन्होंने वो पूरी क्लिफ चढ़ी सर। जैसे ही वह ऊपर पहुंचे उन पे कई ग्रेनेड और मशीन गन से प्रहार हुआ सर। हाँ। उसके बाद उन्हें 3 गोलियां लगी थी सर, एक कमर में और 2 टांग में। उसके बावजूद उन्होंने अपने ग्रेनेड से एनिमी का बंकर डिस्ट्रॉय करे और MMG नेस्ट को भी डिस्ट्रॉय करा सर, जिसके कारण 18 ग्रेनेडियर्स के बाकी ट्रूप्स ऊपर आ पाए और उन्होंने फिर बाकी टाइगर हिल को कैप्चर करा और उन्हें इसी साहसी काम के लिए सर PVC से अवार्ड किया गया था। योगेंद्र साहब को, आई थिंक योगेंद्र साहब को मैं बोलना चाहिए था टाइगर ऑफ टाइगर हिल, है ना? बिल्कुल सही। ही इज द टाइगर ऑफ टाइगर हिल। यस। ये आपके ये हमारे सारे सर जितनी यूनिट्स ने आज तक किसी भी ऑपरेशन में पार्ट लिया है, उनके ब्रीफ्स, उनके कुछ कैप्चर्ड। रक्षक पंजाब, ऑप मेघदूत सियाचिन, ऑपरेशन पवन श्रीलंका, एंड चक्रा। व्हाट इज दिस? दिस इज बैटल ऑफ चक्रा। बैटल ऑफ चक्रा। यस। दिस इज सर पाकिस्तानी फ्लैग सर। 18 बटालियन द पंजाब रेजिमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। उल्टा लटका रखा है यहाँ पे। पाकिस्तान आर्मी was killed। अच्छा, एक और चीज बड़ी थोड़ी सी स्ट्रेंज तो नहीं बोलूंगा, बट इट्स वेरी डिफरेंट। पाकिस्तान सरेंडर्ड ऑन 16th of December, बट द मैसेज वॉज नॉट कन्वेड प्रॉपरली टू। हाँ, सो 17 को भी कोई लड़ाई चल रही है, 18 को भी लड़ रहे हैं लोग। इवन द बैटल ऑफ जरपाल जिस पे अटैक हुआ था तो इसमें 15 की रात को पाकिस्तान ने पहले आर्टी शेलिंग करा जी, और 16 को सुबह उन्होंने अपने अटैक शुरू करे, जो कि 17 तक कंटिन्यू हुए थे। वो मेजर होशियार सिंह वाला। यस। बट उनको इन्फॉर्मेशन नहीं गई कि नहीं मिला था कि आपकी पूरी फौज ने सरेंडर कर दिया। कर चुका। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। When they would have come to know, it would have come as a huge shock to them। अच्छा, बैटल ऑफ बसंतर, ये देखिए ना, दिस इज ट्रू सोल्जरिंग। आप दिस इज द इथोस ऑफ द इंडियन आर्मी। कितनी बढ़िया। देखिए दोस्तों, इसमें सर लेफ्टिनेंट कर्नल VP एरी ने, जो कि 35 फ्रंटियर फोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम रजा, जो कि उनके CO थे सर। हाँ।
So this was written by Lieutenant Colonel V.P. Hari. this is a citation Pakistani actually. army. Yes. ये citation है. This, yes. And for that, Lieutenant Colonel Muhammad Akram Raza was awarded Hilalul Zurat, which is a Pakistan equivalent of the Mahavir Chakra. This was even done in Kargil when Brigadier Bajwa wrote about Captain Karnail Sher Khan. Yes. उन्होंने लिखा था. So this tradition of the Indian Army goes way back, है ना? नहीं, indeed. अच्छा, ये 67 Nathula. Yes. Nathula 67 तो he hammered the Chinese. 2 grenadiers was units. Of course. Who doesn't know that? And I think the entire planning was General Sagat. Sir. If I remember correctly, Yes. General Sagat Singh was there, no? Acha, this is Sadewala, 65. Sir. Battle of ये सादेवाला, लौंगेवाला, Yes. रामगढ़, हाँ, लौंगेवाला, सादेवाला, Neighboring से. नेबरे, हाँ, ये तनोट है, Yes. जहाँ पे तनोट माँ का मंदिर मंदिर है, yes. मंदिर है, ये किशनगढ़ हो गया, Sir. एंड दिस इज रामगढ़ ऑफ कोर्स. जैसलमेर का ये एक्सेस है ना, वो लाइक दिस. हाँ, आई बीन हियर, मैंने पूरा देखा ये सादेवाला, लौंगेवाला. Even in 71, what they were saying was, what I've heard, I don't know, कि they were actually planning on attacking Sadewala, but they came to Longewala, where they met Punjab, you know, Major Kuldeep Chandpuri Yes. and his men, and then they hammered the Pakistanis in Longewala. Either this is where the Battle of Longewala was fought, and so bravely. So, Battle of Gurais, 1948. Tell me something, Major Kulsum. I've never heard of Gurais. ये कौन सा है? Gurais is this name. Sir, this is the place which we currently known as Gurez, sir. G-U-R-E-Z. Gurais तो सुना है Yes. मैंने, Battle of Gurais. Yes. So it's written. उस टाइम पे सर इसको गुरेस मतलब गुरेस बोला जाता था. अच्छा, that was the spelling at Yes. that point in time. Sir. Because we have all heard of Gurais, Battle Yes. of Gurais. Iconic battle, but अच्छा, I didn't know that spelling में change हुआ है. Then sir, this is the 3D depiction of the CQMH Abdul Hamid in action, sir. Yes. Battle of Asal Uttar, Khemgaran sector, Yes. 1965. जहाँ पे इनकी मज़ार है ना, मैं वहाँ पे जा चुका हूँ. There is a मज़ार, right? Yes. And there are grenadiers who are posted there. Yes. मैं इनकी मज़ार पे गया हूँ, CQMH अब्दुल हमीद के. I've been there. वो सारे फौजी जाते हैं वहाँ पे. Any फौजी who's going there, they'll stop, they'll go Yes. inside, they'll pay respects, and then पूरी फौज वहीं से निकलती है. वो हाँ, वो drill है वो. तो my unit was also there. So the CO said that that was our op area. तो हमारा AOR हुआ करता था उस टाइम पे. I'm talking about 1995. Unit was in Gurdaspur. I was born in 1995. You're making me feel old now. Sir, then we have this one. Sir, it is a silk map, sir. अच्छा. It is not a paper map. अच्छा, It ये is- silk का map. It is on silk. Wonderful. Yes. Silk map of Burma. Yes. अच्छा, आप देखो ना, look at the, and it's so fine. Yes. बहुत महीन काम है इसमें. Very good. अच्छा, मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रहा था कि you know, I heard, मैंने सुना कि some units of your regiment, they trace their, you know, ancestry back to several centuries. Of course, आपकी regiment बहुत पुरानी है. Sir. It is more than 200 years old, but there are units that trace their, you know, lineage Sir. back to those days. So I would request कि आप हमारे viewers को वो दिखाएं. I saw it yesterday. Sir. I don't want to reveal the secret. मैंने कल देखा था और सर आइए मैं आपको ले चलता हूँ सर. देयर इज अ 3D डिपिक्शन ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी सर. बैटल ऑफ हल्दी घाटी. सर ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी थी जी, जी. जिसमें राणा प्रताप के अंडर मेवाड़ स्टेट फोर्सेस ने लड़ाई की थी सर. हाँ. तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जी. सारी जो स्टेट फोर्सेस थी सर उन्हें राजस्थान स्टेट फोर्सेस में मिला दिया गया. अच्छा. उसके बाद इस जो ये मेवाड़ स्टेट फोर्स थी सर उसे दे दिया गया राजपुताना राइफल्स को सर. जी. And then in 1954, it came to us as 9 Grenadiers, Mewards. That's why it's called Mewar. Mewar, yes. Because origin Mewar है. Origin is Mewar State Force. This ये is है the sir Mewar painting of color. Rana Sangram Singh,
जिनको राणा सांगा के नाम से जानते हैं, और वो वहां पे महाराणा प्रताप, और ये फ्लैग है, ये देखिए, रगपुर, चरकपुर, मालपुरा, मंडलागढ़, और यहाँ पे लिखा है हल्दी घाटी, मेवाड़ भोपाल इन्फेंट्री। अच्छा, ये है रॉयल इंसिग्निया एंड 13th बटालियन द ग्रेनेडियर्स। उसके बाद सर ये दीज आर द कलर्स जो हमारे पुराने रेजिमेंट को प्री इंडिपेंडेंस जो कलर्स हैं सर, ये दे आर डिपिक्टेड हियर। गंगा रिसाला, यस। द ग्रेट वॉर, दिस इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, they fought in the first war, that is why it's written the great war. Egypt 1915 to 17, and here China 1900। your regiment is fought in China also, Suez Canal में भी लड़े हो आप। all over the world you fought, whether it is Africa, whether it's Burma, China, the first world war, second world war, हर जगह। तो यहाँ पे हम आपको गुड बाय कहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेजर कलसोत्रा, थैंक यू वेरी मच, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर वंडरफुल मुस्टैशेस। इनका क्या है, ये ग्रेनेडियर्स का वो है क्या, इज इट अ ट्रेडिशन? यस, ये एक हमारा ट्रेडिशनल मुस्टैच है सर, जो कि ज़्यादातर आजकल नहीं रखते हैं, बट सर जब हम रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करते हैं सर, अच्छा, तो उस टाइम पर जो पूरा कंटिजेंट होता है ग्रेनेडियर्स का, वो ऐसी मुस्टैचेस रखते हैं। मस्ट बी लुकिंग वेरी फियरसम इन वॉर, है ना? A grenadier charging at you with these kind of mustaches. Thank you very much once again. It was an honor and a privilege to visit your museum, and thank you very much for having us. Thank you, sir. दोस्तों, मेजर कलसोत्रा ने हमें बताया किस तरीके से तीनों PVCs हैं और हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट है ग्रेनेडियर्स की, और एक एक लड़ाई के बारे में, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सब कुछ बताया, और फिर अंत में बताया हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में, किस तरीके से 9 ग्रेनेडियर्स आज भी अपने नाम के आगे मेवाड़ लिखती है। दोस्तों, चलिए ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर के किसी और कोने में कुछ और फौजियों से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं, आइए मेरे साथ। दोस्तों, हम लोग वॉर मेमोरियल में हैं, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर के, और यहां पे देख सकते हैं कि जिन्होंने भी वीर गति प्राप्त की है उन सबके नाम यहां पे लिखे गए। बड़ा शानदार, बड़ा खूबसूरत इनका वॉर मेमोरियल है, और उतना ही शानदार और खूबसूरत ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का इतिहास है। इतिहास के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हैं ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में, वही वर्दी, वही ग्रेनेडियर्स की हैट, वही ग्रेनेडियर्स का इंसिग्निया जिसमें ग्रेनेड बना हुआ है, उसको पहनना कितनी शान की बात समझते हैं। किस तरीके से एक खानदानी एक रिवायत बन गई है कि हमारा बेटा जाएगा ग्रेनेडियर्स में जाएगा। तो आज हम मिलाएंगे आपको अग्निवीर TS शेखावत से। कैसे हैं आप? बढ़िया साहब। अच्छा दोस्त, एक बात बताइए जी साहब, आप ग्रेनेडियर्स के बारे में तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप चौथी पीढ़ी हैं ग्रेनेडियर्स में? जी साहब। तो आपके परदादा थे ग्रेनेडियर्स में? जी साहब। उनका नाम क्या था? प्रेम सिंह शेखावत। अच्छा, और वो कौन सी यूनिट में थे? वो 17 राज राइफल। अच्छा, वो 17 सवाईमान। जी साहब। अच्छा, तब से हैं, ये तो बहुत पुरानी पलटन है। तो जी साहब। आपने 17 राजरीफ का नाम लिया? जी साहब। अच्छा ठीक है, उसके बाद आपके दादाजी? दादाजी जी। 13 ग्रेनेडियर गंगा रसाला। वो 13 ग्रेनेडियर्स में? जी साहब। और आपके पिताजी? वो 17 ग्रेनेडियर सुबेदार मेजर। अच्छा, और अब आप हैं? जी साहब। चौथी पीढ़ी। ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं ग्रेनेडियर्स में हूँ? आपको ऐसा क्यों लगा? परिवार में आप यही देखते आए हैं बचपन से? जी साहब। इसके अलावा कुछ नहीं देखा? ये देखते आए, और अब मतलब मेरे दादाजी ने हमें बचपन से ही ग्रेनेडियर की कहानी, मतलब कहानी फोटो दिखाते रहे, कहानी सुनाते रहे, कुछ स्टोरी बताते रहते थे अपने टाइम की, कि ये हमारी रेजिमेंट है, ये हमारी पलटन है, फोटो दिखाते अपने साथियों की। अच्छा, 3 परमवीर चक्र। जी साहब। उनकी कहानियां भी सुनी? जी साहब। CQMH अब्दुल हमीद की? जी साहब। और कर्नल होशियार सिंह? जी साहब। और ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव? जी साहब। जबरदस्त। तो आपने कब बोला अपने पिताजी को या अपने घर परिवार में कि मैं भी फौज में भर्ती होना चाहता हूँ? आपको याद है? 3rd क्लास में था साहब, जब से बोल दिया। जब इतने से थे? जी साहब। तब से मन बना लिया था? जी साहब। इसका मतलब कि बचपन से ही आपको कहानियां सुना रहे ग्रेनेडियर्स की घर पे? जी साहब। यही बातें चलती हैं? जी साहब। वेरी गुड। तो तंवर सिंह शेखावत, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। राम राम साहब। राम राम दोस्त, राम राम। दोस्तों, 3 परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र,
और पहले आज़ादी के विक्टोरिया क्रॉस। लेकिन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का जो शौर्य है वो सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, आज की तारीख में भी वही जो शौर्य का सिलसिला है वो बरकरार है आज की तारीख में भी। द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट वीर होना, शूरवीर होना नहीं भूली। आज एक रियल लाइफ हीरो से हम आपको मिलवाते हैं जिन्होंने कश्मीर में एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत ही खतरनाक कारनामा ये अंजाम लाए। मेरे साथ हैं नायक आरिफ खान। कैसे उस्ताद? अब जय हिंद। अच्छा, एक बात बताइए उस्ताद जी, आपको शौर्य चक्र मिला, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला हूँ। और आपको शौर्य चक्र कहाँ मिला? मेरे को शौर्य चक्र पुलवामा J&K में मिला सर। राजस्थान का ऊंट पहुंच जाता है कश्मीर। अच्छा, अब मुझे उस्ताद आप ये बताओ कि हुआ क्या था उस दिन और लोकेशन क्या थी, कहाँ पे? 2017 में मैं 55 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात था। अच्छा, तो 8 मार्च की रात को हमें एक इनपुट मिलती है जी कि पास ही के गांव पदगामपुर में हाँ। 3 से 4 मिलिटेंट की सूचना मिलती है जो एक घर में छुपे हुए हैं। ओके। तो रात को हम लगभग 2 बजे के आसपास संदिग्ध एरिया का कॉर्डन करते हैं। ओके। तो मैं उस इनिशियल कॉर्डन में था। जब हम कॉर्डन लगा रहे थे तो 2 संदिग्ध व्यक्ति गतिविधि को मैंने देखा। अच्छा उस्ताद माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, ये लोकेशन है कहाँ पे एग्जैक्टली? ये लोकेशन है सर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, अवंतीपुर विक्टर फोर्स हेडक्वार्टर के बिल्कुल बगल में। गांव है पदगामपुर। पदगामपुर आप कह रहे हैं विक्टर फोर्स हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास? बिल्कुल पास में सर, 1 किलोमीटर के नजदीक। 1 किलोमीटर के दायरे में जी। अच्छा ठीक है, अब बताइए। अब हम इनिशियल कॉर्डन लगा रहे थे जी। तो मैंने खिड़की देखा कि 2 संदिग्ध हैं, वो खिड़की से कूदकर कॉर्डन से बचने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने उन्हें चैलेंज पुकारा तो उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अच्छा थोड़ा सा पीछे जी। उस्ताद, आपको पहले एंड बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, आजकल तो ऐसे ही होते हैं, वो ज़माना तो चला गया जब पूरी बटालियन कॉर्डन करती थी। अब तो इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं ऑपरेशन सारे के सारे, खबर मिलती है तब फौज जाती है वहाँ पे। तो आपको खबर मिली, खबर ऊपर से आई, आप लोग एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेट होके आपने कॉर्डन लगाया। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक घर था, आपको पहले से खबर थी कि 3 से 4 संदिग्ध वहाँ पे हैं, राइट? और ये सब पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? इसके बाद आपको क्या? इसके बाद में कंपनी कमांडर ने जैसे पूरी क्यूआरटी को इकट्ठा किया हाँ। और बताया कि ऐसे ऐसे गांव के पदगामपुरा गांव में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है जी। हम उस इलाके को कॉर्डन करेंगे। हमारे पास उस गांव के सबके मैप होते हैं, तो मैप पे हम उस इलाके को उसके बारे में स्टडीज़ करते हैं कि कितनी टीम लगेगी, कितने घर कॉर्डन में आएंगे। उस हिसाब से हमने 2 टीम, 10-10 बंदों की टीम होती है, 1-9 हाँ। और 2 टीमों ने हमने उस इलाके को कॉर्डन किया था। सेक्शन जी सर। तो उस कॉर्डन के दौरान जब हम कॉर्डन लगा ही रहे थे तब वो मिलिटेंट क्या हुआ, खिड़की से कूदकर भागने का प्रयास कर रहे थे। आपका कितना फासला था उनसे? मुश्किल से 20-25 मीटर उस खिड़की से। मेरे सामने एक आड़ थी छोटी दीवार की, मैं उस दीवार के पीछे लगा हुआ था। जब मैंने उन्हें चैलेंज पुकारा तो उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अच्छा उस्ताद, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये किस वक्त का है वाकया? ये रात को लगभग 2:30 से 3 बजे का लगता है। आपको 25 मीटर रात में क्या वहाँ पे लाइट थी जली हुई? लाइट नहीं थी, लेकिन मतलब ऐसे आसास होता है थोड़ा कि हम कि चांद की रोशनी थोड़ी सी, थोड़ी रोशनी है, थोड़ा दाएं बाएं घरों से थोड़ी लाइट्स से आ रही हैं। हाँ। तो हम ऐसे अनुमान लगाते हैं हाँ मेरे सामने कोई खिड़की है, वहाँ से कोई कूद रहा है और भागने का प्रयास कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो हम उन्होंने चैलेंज पुकारा भी कौन है, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने क्या किया, गोलीबारी शुरू कर दी। आपके ऊपर फायर आया? जी सर। तो मैंने अपने आप को बचाते हुए साइड से उन दोनों के मिलिटेंट्स के ऊपर फायर किया, जिसमें एक मिलिटेंट को हेड शूट और दूसरे को पेट और पैरों में गोलियां लगी और दोनों मिलिटेंट वहीं पे ढेर हो गए। फिर सुबह हमने उस इलाके को पूरा सर्च किया तो हमारे को 2 मिलिटेंट की डेड बॉडीज, हाँ, वेपन्स और उनके पास पूरा सामान जो ग्रेनेड्स वगैरह थे वो मिले उनसे। तभी आप इंस्ट्रक्टर हो वेपन के? जी सर। रात को 25 मीटर पे हेडशॉट, जी सर। जबरदस्त उस्ताद, मजा आ गया सुन के। अच्छा फिर क्या हुआ? बॉडीज मिली, उसके बाद सब लोग इकट्ठा हुए तो कुछ तो हो गए होंगे सब लोग वहाँ पे? बिल्कुल। बहुत ज्यादा। सीओ साहब ने बुलाया? साहब ने बिल्कुल बुलाया, ब्रिगेड कमांडर साहब ने बुलाया। उसके बाद विक्टर फोर्स हेडक्वार्टर्स के जोशी साहब भी मिलने आए थे। अच्छा। हाँ, और फिर 15 अगस्त 2017 को शौर्य चक्र मिला। फिर राष्ट्रपति भवन में भी शौर्य चक्र के लिए बुलाया गया था। तो आप वहाँ पे राष्ट्रपति के सामने? तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जी शौर्य चक्र दिया गया था। आपको दिया? जी सर। आप तो पलटन में हीरो हो गए। जी सर। और खुशी भी मनाई गई? बिल्कुल। सर बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। जी सर। ठीक है ना? तो दोस्तों ये मैं जो आपको बता रहा था ना कि ग्रेनेडियर्स का एक इतिहास रहा है, लेकिन सिर्फ इतिहास से नहीं कि हमारा एक बहुत गौरवशाली इतिहास है, नहीं,
उसके अलावा आज की तारीख में भी ग्रेनेडियर्स में नायक आरिफ खान जैसे हीरो हैं जो ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये एक रीत चली आ रही है ग्रेनेडियर्स की और रीत को आगे बढ़ाना है हमने। उस्ताद बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। आइए दोस्तों, जय हिंद उस्ताद। दोस्तों इस वक्त हम ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर के फायरिंग रेंज पे हैं और ये पूरे हथियार लगा रखे हैं, 10-15 हथियार, और आपको आज हम बताएंगे कौन कौन से हथियार इन्फेंट्री बटालियन में इस्तेमाल होते हैं। इससे ज़्यादा होते हैं इस्तेमाल, तो आप ये मत समझिएगा कि टोटल इन्फेंट्री बटालियन में यही होते हैं, और भी हथियार हैं, लेकिन हम आपको आज सिर्फ कुछ हथियार बताते हैं जो इन्फेंट्री बटालियन में इस्तेमाल होते हैं। मेरे साथ हैं CHM मगर सिंह। तो उस्ताद बहुत बहुत धन्यवाद हमारी शो में आने के लिए। ये तो उस्ताद 84mm रॉकेट लॉन्चर हो गया, मार्क 3 है ना, कार्ल गुस्ताव। जी सर। मार्क 3 जी सर। ये पहले करीब 14 किलो का होता था, अब 10 किलो का हो गया ना। अभी 10 किलो का सर। 10 किलो का ना, हल्का हो गया पहले से। सर। तो ये जनरली दोस्तों टैंक के लिए, एंटी टैंक या फिर कोई ऐसा बंकर है, कोई ऐसी मजबूत दीवार है जिसके पीछे दुश्मन है, उस सबको बर्बाद करने के लिए इसमें एयरबर्स्ट भी होता है, इसमें HE भी है, इसमें HEAT भी है, इसमें इल्यूमिनेशन राउंड भी है। ये जब चल जाता है तो फिर दुश्मन चुप हो जाता है। अच्छा उस्ताद, ये अपना पुराना AK-47 AK-47 पुराना वाला। जी सर। अभी मैं नए हथियारों से और ये जितने भी उस्ताद हैं उनसे पूछ रहा था कि आपको कौन सा फेवरेट है, तो सब ये AK, एंड इसलिए मैंने उस्ताद को भी बोला कि AK इसलिए बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव ऑपरेटेड इन द वैली। तो ये तो पुरानी 47 है और ये AK-203 है ना उस्ताद। ये AK-203 है, देखिए यहाँ से ये इसकी मैगजीन है। ये फैक्ट्री है अमेठी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है और वो लोग बना रहे हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो दिस इज बीइंग मेड इन इंडिया। और यहाँ से ये ऐसे कॉक हो जाता है। तो ये हथियार है AK-203, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। ये लेटेस्ट वर्जन है AK का, है ना उस्ताद साहब। ये तो अपनी पुरानी वाली LMG, उस पुरानी वाली सब 7.62 mm। दिस इज आई थिंक अमंगस्ट माय फेवरेट वेपन। बहुत ही अच्छा हथियार है और ये इंसास की LMG है। सो ये 5.56 है, ये 7.62 है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, मैं क्यों समझा रहा था, मैंने उस्ताद से भी बात करी इसके बारे में। और पहले ये इस्तेमाल करते थे हम लोग, वी यूज्ड टू यूज दिस ड्यूरिंग माय टाइम। फिर बाद में ये आ गया 5.56 का। अब वापस इसके बाद और एडवांस आ गया। ये उस्ताद कौन सी है? ये है 7.62 नेगेव LMG है सर। ये कहाँ से आई है उस्ताद? ये इजराइल से आई है सर। इजराइल से आई है। जी सर। और इजराइल वेपन इंडस्ट्री ने बनाया सर। अच्छा उस्ताद एक बात तो बताओ, मैंने तो कभी ये फायर करा नहीं है। जी सर। आप बताओ, मैंने ये दोनों फायर कर रखे हैं बहुत, लेकिन ये कभी नहीं फायर करा। आप मुझे ये बात बताओ, ये कैसा है वेपन? इसका साहब फायर बहुत ही बेहतरीन है इसमें, क्योंकि रिकॉइल बिल्कुल कम है। इसमें पीछे बफर ट्यूब दिया हुआ है जिसमें रिकॉइल है, तो उससे रिकॉइल इसका बिल्कुल जो पीछे का धक्का बिल्कुल कम लगता है साहब। घातक प्लेटून में ये इस्तेमाल होती थी, वेरी ओल्ड, आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज है, 9mm है 9mm पुराना। अब तो ये नहीं यूज होता, अभी नहीं होता सर। अभी नहीं होता ना। ये चला गया है, लेकिन इसकी जगह कुछ साल पहले ये आ गया था। तो दोस्तों ये जो है इसमें मैगजीन, इसमें दूसरी मैगजीन भी होती है। ये 2 किस्म की मैगजीन इसमें। तो ये 9mm है, ये ऐसे जाता है। दिस इज दी MP9, ये MP9 है। ये जैसे M4 आपने देखा होगा, अमेरिकन M4 है, वैसे यहाँ से पीछे से ऐसे कॉक हो जाती है। और ये उस्ताद कॉक होने के बाद फिर इसको दोबारा कॉक करना पड़ता है ना सर। इसमें अगर राउंड होगा तो ये ऑटोमेटिक पुर्जे आगे चले जाएंगे। अभी राउंड नहीं है, मैगजीन खाली है, इसलिए पुर्जे पीछे रुक रहे हैं। अभी मैगजीन को उतारने से पुर्जे आगे चले जाएंगे सर। अच्छा, मैगजीन को आगे, मैंने इसको, अच्छा अब आगे चला गया जी। हाँ, अब ट्रिगर फायर हो गया। ये भी बड़ा स्टेबल हथियार है ना, अच्छा हथियार है, बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल लाइट है। और कार्बाइन के निस्बत इसमें रेंज भी ज्यादा है सर। हाँ, 50 मीटर तक इसका सेफ भी ज्यादा है। जी सर। इसके तो ब्रीच के साथ ही इसका वो फायरिंग पिन था ना। जी साहब। इसमें ये पुराने वाला है, खतरनाक टाइप का। ये इसका बैनेट, ये पुरानी हमारी पिस्टल है। दिस इज दी 9mm ब्राउनिंग पिस्टल, पुराना। जी सर। हमसे भी पुरानी है तो। ये अब उस्ताद ये तो मैंने देखा ही नहीं। जी सर। ये तो 36 नंबर है अपना हैंड ग्रेनेड। जी सर। ये यहाँ पे इसको खोल के हम लोग पहले, इसमें वो फ्यूज लगता था और हम लोग फायर करते थे। बट इसके बारे में
तो मैं उस्ताद से ही पूछूंगा, बिकॉज मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पहली बार देख रहा हूँ मैं। उस्ताद बताइए। ये साहब मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है। ये साहब डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों रोल में इस्तेमाल होता है। जब हम डिफेंसिव रोल में होते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से जो इसका बाहर का कैप लगा हुआ है तब पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हैं। चलाने का तरीका वही है, इसका पिन निकाला, उसके बाद फेंक दिया तो लीवर आज़ाद हो गया, उसके बाद ये फायर हो जाएगा, तो किलिंग एरिया इसका 7 मीटर रेडियस हो जाता है। अच्छा। लेकिन जब हम इसको ओपन में फायर करते हैं, हम भी ओपन में डिफेंस में नहीं हैं, तो ओपन जगह पे हैं, तो हम इसका क्या, ये बाहर का जो कवर है इसको निकाल लेते हैं। निकल जाता है कवर इसका? जी साहब, इसका निकल जाता है। ये तो डीपी होगा। ये डीपी है साहब, ये प्लास्टिक टाइप में दिख रहा है ये। अच्छा, ठीक है। इसके बाद जब इसको इस प्रकार से चाल करेंगे तो इसका किलिंग रेडियस 5 मीटर रह जाता है सब। ये दोस्तों आपको पता ही है कि इंसास की राइफल हमने आपको AK-203 दिखाई थी, वो पूरे इंडियन आर्मी में जारी है। ये इंसास की राइफल है, तो इंसास 5.56 है, भी पुरानी राइफल हो गई है, तो इसको भी रिप्लेस करने की बात चल रही है। एक और राइफल इंडियन आर्मी की है, ये बहुत ही बेहतरीन राइफल है। इट्स अ ब्यूटीफुल राइफल। ये 7.62 × 51 साहब 51 है उसका। जी साहब। और मार सॉलिड है इसकी? बिल्कुल, मार तो सॉलिड होगी, सॉलिड है, SLR टाइप की मार होगी इसकी ना। और ये जो है यहाँ से यू कैन इस तरीके से, हाँ, आप बिल्कुल इसे हल्के से बटन दबाएंगे, मैगजीन इसकी गिर जाती है यहाँ से, और ये पीछे से आपका। इसका भी सेम वही, अगर इसमें राउंड होगा तभी पुर्जे आगे जाएंगे, खाली मैगजीन तो पुर्जे पीछे रुक जाते हैं। उसके बाद मैगजीन निकालेंगे, पुर्जों को आगे डालने, या तो मैगजीन को निकालने के बाद दोबारा से करो, या यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है बोल्ट कैच, इस कैच को दबाते ही बोल्ट आगे चला जाएगा। बोल्ट आगे चला जाएगा। ये हथियार है दोस्तों, दिस इज दी 7.62 mm 6 hour गुड वेपन, सॉलिड वेपन। वही है 7.62 × 51 है, सॉलिड तो होगा ही ना। बिल्कुल साहब। उस्ताद, अच्छा उस्ताद इसके बारे में बताओ, 51 के बारे में। मोटर है साहब। हाँ, ये पहले 2 इंच मोटर होता था। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद ये 51 mm मोटर आ गया। हाँ। इसमें भी हम जो है 3 प्रकार से फायर कर सकते हैं। HE हाई एक्सप्लोजिव एमिशन फायर करते हैं। हाँ। उसके बाद स्मोक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिल का भी राउंड होगा? हिल का राउंड भी फायर कर सकते हैं, रोशनी का इलाका रोशन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और रेंज इसका क्या रहेगा उस्ताद? रेंज साहब इसका 900 मीटर तक तो स्मोक है, उसके बाद 1080 मीटर तक तो इसका HE जो हाई एक्सप्लोजिव है उसका है, और 900 मीटर तक हम इसका इल्यूमिनेट भी कर सकते हैं। एयर बस्ट भी करेगा? एयर, बिल्कुल साहब। अच्छा, ठीक है। ये अपना 81 mm मोटर? जी साहब। तो दोस्तों इसके 3 हिस्से हैं। ये बाइपॉड है इसका, इसकी बैरल है, और ये इसकी बेस प्लेट है। तो इसके ऊपर से ऐसे वो शेल डालता है, और इसमें खास बात साहब ये है कि इसमें जो हमारे को कोई फायरिंग पिन जैसे ट्रिगर की तरह कुछ दबाने की जरूरत नहीं, जैसे ऊपर से बम डाला ऑटोमेटिक फायर हो गया। ये आ जाओ उस्ताद, बैठ जाते हैं इधर आराम से, आ जाओ। जी सर। तो ये दोस्तों अपना पुराना फेवरेट मीडियम मशीन गन, ये इसकी बेल्टेड एमुनेशन है, ये ऐसे डलती है, हम इसको अभी लोड नहीं करेंगे। ये बहुत प्यारा हथियार है जी सर। इट्स अ ब्यूटीफुल वेपन। दिस इज ऑल्सो 7.62 mm मीडियम मशीन गन। दोस्तों ये पूरा करने का मकसद यही था कि आपको इन्फेंट्री बटालियन में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में एक बार आपको बता दें मोटी मोटी। मैं तो भूल गया काफ़ी कुछ, तो यहाँ पे उस्ताद बगल में थे तो उन्होंने बताया मुझे, और आइडिया ये था कि आपको थोड़ा सा आपका तारुफ करवा दें, आपका इंट्रोडक्शन करवा दें इन्फेंट्री वेपन से। तो यहाँ पे CHM मगर सिंह है, तो उस्ताद बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब आपका। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आपको लेके फायरिंग रेंज। जब टारगेट पर गोलियां बिखर कर लगती है तो एक फायरर गलती करता है कि वो मजबूत पकड़ नहीं करता है, तो उसके लिए एक फायरर को ज़रूरी है कि वो मजबूत पकड़ हासिल करे। उसके लिए फायरर को बट और कंधे का अच्छे से मिलाप किया हुआ होना चाहिए। उसकी दाएं हाथ की पकड़ पिस्टन ग्रिप से होनी चाहिए, और चारों उंगलियां बाहर से और अंगूठा अंदर की तरफ से पकड़ा हुआ होना चाहिए, और बाएं हाथ की पकड़ स्मॉल ऑफ द बट से इसी प्रकार से पकड़ी हुई होनी चाहिए। डिटेल बर साइड रेंज 500 रेडी, सामने टारगेट, सिंगल शॉट, फायर। दोस्तों कई साल पहले इसी फायरिंग रेंज पर एक यंग रिक्रूट ने हथियार चलाने का हुनर सीखा। कुछ समय के बाद वो ग्रेनेडियर बनके, यानी कि एक सिपाही बनके गया कारगिल। आज हम याद करते हैं ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र को। ये वही फायरिंग रेंज है जहां पे ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने हथियार चलाना सीखा था। और दोस्तों ये फायरिंग रेंज
आज भी इंतजार कर रहा है एक नए योगेंद्र सिंह यादव का। वही देशभक्ति, वही जुनून, वही कारकर्दगी, वही जोश। और दोस्तों, यहां पे हमारा ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर का एपिसोड खत्म होता है। आइए चलिए मेरे साथ हिंदुस्तान के किसी और कोने में कुछ और फौजियों से मैं आपको मिलवाता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।